What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही शानदार और बड़ी ही जबरदस्त बात बोली गई है। बोला गया जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज ही करेगा वो इंसान इस दुनिया पर राज करेगा। बहुत कम लोग आप लोग ऐसे नजर आएंगे जो डेली अपना शेड्यूल बनाने के बाद में उसको फॉलो करते हैं, और जो एक बार बोल दिया कि आज ये खत्म करना है, शाम को उसको खत्म करके सोते हैं। अगर ये काम भी आप लोगों ने आज से करना स्टार्ट कर देना कि जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पूरा बहुत बड़ा कोई शेड्यूल बनाना है, बहुत कुछ करना है, नहीं। आप लोगों को जो भी मन में आए कि हाँ मुझे ये करना है, उसमें चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बस आप लोग डिसाइड कर लीजिए ये काम करना है, पर वो काम आप लोग खत्म कीजिए। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप लोग उसके अंदर आ जाते हैं तो ये समझिए 95 या 96% लोगों से ऊपर आ गए, इससे भी ज्यादा ही आप लोग बोलिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धरती पर अपने द्वारा बोले गए काम को कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब यह कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपने द्वारा बोली गई बातों की रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। और जो इंसान अपने द्वारा बोली गई बातों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो अपने आप के ही लिए सीरियस नहीं है। किसी और ने बोल दिया ये काम करना है उसके लिए ज्यादा सीरियस है, पर लेकिन खुद ने बोल दिया ये काम करना है उसके लिए सीरियस नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने अपने आप को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, आप लोग शर्त लगा लीजिए मेरे साथ में, आप लोग के आसपास का हर एक इंसान आप लोगों को सीरियस लेना स्टार्ट कर देगा। और नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग इस चीज को आज ही इंप्लीमेंट करके देखिए, और इसके बाद में 1 महीने बाद अपने अंदर आप लोग परिवर्तन देखिएगा, और फिर उसके बाद में आप लोगों के जो आसपास में सोसाइटी है उसके आप लोग रिएक्शन देखिएगा। तो आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ये कितना बड़ा इंपैक्ट डाला है इसने आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर लेकिन जब ये छोटी छोटी बातें जुड़ती चली जाती है ना तो ये एक बड़ी पर्सनैलिटी बना देती हैं। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या करना है। तो आज का शानदार क्विज आप लोगों के सामने आने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा, और इसी के साथ में काफी कुछ नया भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, वीडियो की स्टार्ट करेंगे आगे। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के बारे में। आज की डेट में जो भी आप लोग ये मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन का मीडियम है, एक दूसरे से बात करने का तरीका है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में आप लोग बात करने के कई सारे तरीके आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के मीडियम है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के बारे में। तो ये 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार की इसकी थीम क्या है? थीम होती है कि जब किसी एरिया को आप लोग फोकस देकर चलते हैं, जैसे आप लोग बोले अब की बार की थीम जो है ना यूपीएससी को क्लियर करना है, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन लेना है। तो ये कुछ ऐसी थीम आप लोगों ने बना ली कि अब की बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आप लोग बताइए आप लोगों की थीम क्या है इस साल का? एक तरीके से टारगेट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताइए क्या क्या टारगेट आप लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं, और लिख लीजिए यार उसको सामने। जितना आराम से उसको देखेंगे ना, उसको निहारेंगे, जिस तरीके से आप लोग देखें कि एक छोटे से बच्चे को जब देखते हैं कितना मासूम सा लगता है, तो उसी तरीके से आप लोग अपने टारगेट को देखना है कि आपका बच्चा है, ठीक है, और उसको अपने टारगेट को आप लोग को आगे लेकर चलना है, बड़ा करना है। देखिए कितना मजा आएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हाइपरटेंशन जो डे है इसके बारे में। तो 17 मई को ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि इस डे की भी थीम क्या है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको हिंदी बोलते हैं उच्च रक्तचाप, ठीक है। अब जो ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा शुद्ध हिंदी भी समझ में नहीं आती है और जिसको इंग्लिश भी समझ में नहीं आई कि क्या बोल दिया, तो उसके लिए एक नॉर्मल सी भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई साहब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये है उच्च रक्तचाप, या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप लोग इसको बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ना बोल सकते हैं, और वैसे इसको हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सारे इसी के नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में। बेसिकली जिस तरीके से नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट आप लोगों ने नेम का नाम सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो नेम चलाया गया था हमारे आमने सामने आप लोग बोल सकते हैं, एक साइड में कुआं था तो एक साइड में खाई थी, यानी कि मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक साइड में यूएसएसआर था तो एक साइड में यूएसए था। अब दोनों में से किसी के साथ है मिलना। अब भाई साहब हम लोग नई नई कंट्री बने, उन्हें कहते हैं कि न्यू बोर्न कंट्री, नई नई कंट्री पैदा हुई, अभी तो आजाद हुए थे हम लोग। अब यहां पर एक और चक्कर पड़ गया कि यार अब किसी ने किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे द्वारा नेम बना लिया गया जिसको बोला गया नॉन अलाइन मूवमेंट। कब बनाया गया? ये 1961 में बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? या तो यूएसए के साथ में जुड़ो या यूएसएसआर के साथ में जुड़ो, अब कोई सा लेकर डूबेगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा, किसी के साथ में नहीं जुड़ते हैं, अलग से एक ग्रुप बनाते हैं और उन कंट्री का ग्रुप बनाते हैं जो अभी नई नई आजाद हुई हैं, तो वो उनको आजादी की सांस लेने दो थोड़ा। तो हम भी 1947 में आजाद हुए, तो हम लोगों ने भी सोचा यार कुछ ऐसा करते हैं। तो ये एक पूरा ग्रुप बनाया गया ताकि इनसे बच सके कोल्ड वॉर के टाइम पर।
इसी तरीके से एक और कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जो कि अपने आप को न्यूट्रल रखती है और उसकी न्यूट्रलिटी इतनी फेमस है कि मैक्सिमम कंट्री के हेडक्वार्टर आप लोगों को उसी कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो उस कंट्री का नाम अब तो बता दीजिए। आप लोग भी कई बार बोलते हैं कि सर सारे हेडक्वार्टर यहां पर के हैं, तो उसका रीजन मैं बताया भी था, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। अगर बात करें हमारी कंट्री के, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, जब आप लोग आंसर सुनेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे अरे यार ये भी आंसर गलत हो गया, ठीक है। यहां पर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नर्स फॉर इंडिया, तो कौन है गवर्नर हमारी कंट्री की साइड से यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी सेमिनार हुई और उसका टाइटल जो रखा गया इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहां पर कॉर्पोरेशन फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, जो लचीलापन चल रहा है ना अभी एक तरीके से फ्यूचर में, उसको कैसे लेकर चलना है आगे। कोविड-19 ने बर्बाद कर रखी है सारी चीजें, तो उसको ध्यान में रखते हुए बात की जाती है। तो आप लोगों को बताना है यहां पर कि हमारी साइड से रिप्रेजेंटेटिव कौन है, और यहां पर इनको गवर्नर फॉर इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये गवर्नर सेमिनार थी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है CAPA, तो यहां पर CAPA CITES इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये मेजर करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है तो उसको देखता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप लोगों को पता है कि गलती कहां की जा रही है, ठीक है, तभी तो आप लोग उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि यार हम लोग गलती कहां कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे उसको, किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि हाँ ये ग्रीन हाउस गैस है और क्या क्या चीजें हैं, तो तभी तो हम लोग उनके बारे में पता नहीं रहेगा, तो फिर कैसे उनको हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए इनको पहले पता लगा उसके बारे में। तो कौन कौन सी गैस होती है, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि एक ग्रीन हाउस गैस का नाम आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए एक कुछ के नाम मैं बताता हूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया। अब एक का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। देखो 3 महीने बता दिए, इतना तो बनता है यार, ठीक है। कई बार क्या करते हैं 4 गैस का नाम दे देंगे आप लोगों को और बोलेंगे कौन सी नहीं है, पहचानो इनमें से। तो अगर कुछ भी ऑप्शन आप लोगों को पता होंगे ना, तो एलिमिनेशन का मेथड यूज करना है, मजे करने हैं, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो है ये रिसेंटली हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया। इसमें हर एक घर को कितने लीटर पानी देने की बात की जा रही है, पहले तो ये बताइए। और पूरी कंट्री में जो गांव वाला एरिया है, यानी कि रूरल एरिया है, उसमें आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर कब तक का टारगेट रखा गया है और ये कौन सी मिनिस्ट्री का कार्यक्रम है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो ये पूछा जा चुका है अब तक कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर एग्जाम्स नहीं हो रहे, कहां से पूछ लिया। यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें यहां पर एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो अगर कोई भी इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में कोई गलत तरीके से, जैसे यूरेनियम हो गया, उसको बेच रहा है, मतलब एक तरीके से व्यापार कर रहा है उसमें बिना जाने बिना परमिशन लिए हुए, तो इलीगल कैटेगरी में आता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत। तो ये एक्ट कब का है, अभी ऐसे ही एक न्यूज सामने निकल कर आई है, तो इसके बारे में बताना है। आगे बात करें सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये पुणे में बनाएगी और बनाई भी गई कब, 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1905 में। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं हिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आप लोगों को यह बताना है कि जो ये बनाई गई है 12 जून को बनाई गई है। आप लोगों को यह बताना है कि बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था वो इसके बनने से पहले हो गया था, ये इसके बनने से बाद में हुआ था। एग्जैक्ट जो नॉर्मली जो अनाउंसमेंट की डेट थी ये आप लोगों को बताना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो कई बार जब थोड़ा सा टफ बनाना होता है ना, तो बहुत पास पास की भी चीजें पूछ लेता है। तो आप लोगों को एग्जामिनर से 2 कदम आगे रहना है कि तुम पूछो तो सही, हम बताते हैं आंसर क्या होगा। ये वाला एक बार को मोड बना लिया ना जिंदगी में, तो फिर यार एग्जाम ना भाग भाग कर निकलेंगे। तो इस तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जितना एंजॉय करोगे ना उतना मजा आएगा। तो एंजॉय करना स्टार्ट करो, फिर देखो पढ़ाई ना आपके आगे भागती हुई नजर आएगी आप लोगों को। तो आइए बढ़ेंगे यहां पर और बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। सबसे पहले तो ये कि आज डे नहीं है, डेज हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन डे के बारे में, ठीक है। आज बात की जा रही है यहाँ पर पहले टेलीकम्युनिकेशन डे के बारे में। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। 17 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेट की दुनिया में किस तरीके से कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तो नॉर्मली शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि कम्युनिकेशन बढ़ाना है, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ICT के थ्रू। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां से सोसाइटी जो इकोनॉमी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कनेक्टिविटी के बारे में भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आप लोगों में बताऊं, एक बच्चा था जो लेक्चर देखता था, वो USA में था, ठीक है। तो उसका मेल आया, तो उसका UPSC का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, ठीक है। तो उसको मेंस लिखना था।
तो उसने बोला कि सर मैं मिलने आ रहा हूं। उसने बेसिकली डायरेक्ट मेल नहीं किया, कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट की थी शेयर, उसके नीचे उसने कमेंट किया कर, ठीक है। फिर जब इंडिया के अंदर आ गया तो फिर उसने मेल किया। उस टाइम पर मैं किसी और साइड में था, मतलब दिल्ली में नहीं था मैं उस टाइम पर, तो इस वजह से यहां पर मैं उससे मिल नहीं पाया था। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन गई थी। पर लेकिन ये देखिए कि बंदा जो है यूएसए में बैठा हुआ है और यहाँ पर आकर आराम से पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, भूटान से देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का मीडियम तो एक तरीके से आज की डेट में ये डिवीजन खत्म हो चुका है कि यार हाँ उसके साथ में हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। घर वालों से आप लोग घंटों बातें करते हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो कॉल करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के बेस पर ही पॉसिबल हो पा रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो गैप था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, एक ब्रिज एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, वे टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो ब्रिज नहीं होता पुल बनाते हैं बेसिकली, तो एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करने के लिए, तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हर एक इंसान को आज के डेट में कनेक्ट हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसी की थीम भी इसी के बेस पर रखी गई है। बोला जा रहा है एक्सेलरेटिंग, एक्सेलेटर मतलब जैसे आप लोग गाड़ी में एक्सेलेटर का जो क्लच का जो बटन नहीं दबाते एक्सेलेटर वाला, ठीक है, तो वही बात की जा रही है। तो एक्सेलरेटिंग यानी कि बढ़ाना चीजों को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन जो आज की डेट में जो चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम में। चैलेंजिंग टाइम क्या है, बस एक ही नाम याद रखिए, जय हो कोरोना बाबा की। तो कोरोना ही है भाई साहब आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज, वरना और सारी चीजें सही हैं, बस इसी ने सबका खून भी रखा है। तो इस चैलेंजिंग टाइम में खासकर और भी बड़ा रोल प्ले करा पा रहे हैं। आज के डेट में आप लोगों की जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह सब चीजें बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप लोग देखिए फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हाइपर टेंशन के बारे में। तो आइए हाइपर टेंशन को टेंशन देते हैं। ऐसी चीजें होती हैं यार, ये अगर थोड़ा सा भी आप लोग लाइफ में ना इरिटेट होना स्टार्ट हो जाए, सुबह से उठिए और चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। जब चीजों को एंजॉय करते रहोगे तो अच्छा मजा आएगा, चीजों को एंजॉय करना बंद कर दोगे तो वो चीजें आप लोगों को इरिटेट करने लगेगी और वहीं से फिर चीजें खराब होने लगती हैं। टेंशन नहीं लेनी है यार, टेंशन लेने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, अपने लिए कुछ अच्छी चीजें रख लो, टेंशन दूसरों को ही दे दो, ठीक है। अपने आप से टेंशन नहीं देनी है किसी को, ठीक है। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के बारे में बात की जा रही है। उच्च रक्तचाप, शॉर्ट भाषा में बोलूं, नॉर्मल भाषा में तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर जो हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर आप लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये जो ब्लड प्रेशर है 17 मई को ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो लोगों को ये प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं यहां पर। ये तो प्रमोट करते हैं अवेयरनेस कि हाँ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ में कई और बीमारी हो जाती है। इसको साइलेंट किलर के तरीके से देखा जाता है। साइलेंट किलर मतलब डायरेक्ट तो ये कुछ दिखेगा नहीं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में काफी हालत खराब करता है भाई साहब। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उस इंसान को हार्ट की डिजीज यानी कि दिल की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए यहां पर ब्लड प्रेशर के सामने दिल बना रखा है, वो भी रेड कलर में, ठीक है। तो दिल की धड़कनें रुकने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस उस इंसान को हो जाते हैं, हार्ट अटैक जिसको शॉर्ट भाषा में नॉर्मल भाषा में आप लोग बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा है कि इसके बारे में हम लोग ध्यान रखिए, पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी तो देखिए सारी प्रॉब्लम जो होगी ना आज की डेट में, ये सारी प्रॉब्लम है कि इंसान की पैसिव लाइफ हो जाना। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है लिफ्ट का यूज करें, घर से बाहर जाना है गाड़ी का यूज करें। इवन जैसे मैंने बोला था पार्क में भी घूमने जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है। अब तो खैर कोई बाहर नहीं जा रहा है, पर लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग हर जगह कुछ साधन ढूंढ ले रहे हैं। तो बॉडी को जितना रिलैक्स कर ले रहे हैं उतना ही ज्यादा चीजें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है इसको हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये साइलेंट किलर का काम करता है। तो थीम भी यही रखी गई है कि मेजर करिए कि आपको लोगों का जो ब्लड प्रेशर है क्या वो कंट्रोल में है। तो अगर कंट्रोल में है तो इसका मतलब ये कि खुश रहिए और आप लोग लंबा जीने वाले हैं, पर लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर कहानी खराब होने वाली है। कुछ जो ईटिंग हैबिट होती हैं, यहाँ खासकर अगर बात करें डाइट में लेस नमक यानी कि कम सोल्ट आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ये सारी वो चीजें आप लोग का ब्लड प्रेशर कम कर देंगी। इसकी अगर मैं क्वांटिटी बताऊं जिसमें नापा जाता है नॉर्मली जिस तरीके से, जो इसकी जो एक तरीके से जो रेटिंग होती है, तो यहाँ पर अगर 144 और बाई 90 अगर हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब समझिए ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर यहां पर ये 180 और 20 हो गया तो इसका मतलब है सीवियर कंडीशन में है। तो ये कुछ मेजरमेंट है इसके। तो बेसिकली वैसे तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, पर लेकिन हाँ ये चीजें ऐसी हैं कि तैयार होती रहती है बॉडी के अंदर। अगर आप लोग अपनी बॉडी को पैसिव बॉडी बना रहे हैं और प्रॉपर वे में अपनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कितना भी कुछ क्यों ना करिए आप लोग, पर लेकिन आधा घंटे की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उसमें रनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, घर पर ही बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, योगा कर सकते हैं। एक बार को बॉडी को पसीना लेकर आना है। अब जैसे भी आप लोगों को जोन सी भी एक्सरसाइज पसंद आती है वो करिए, बस बॉडी में एक बार पसीना जरूर लेकर आइए पूरे दिन के अंदर, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आदि शंकराचार्य जयंती। आदि शंकराचार्य जी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 17 मई को इनकी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है।
बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसफर बोल सकते हैं आप लोग, जिनके द्वारा जो हिंदू के जो आप लोग अगर बात करें हिंदू के जो टेक्स्ट हैं, खासकर अगर जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं ना हमारी जो पुराने जो वेदास वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इनके द्वारा आगे लाने की कोशिश की गई, सोसाइटी को उनके बारे में समझाने की कोशिश की गई आसान भाषा में। इनके बारे में एक बड़ी ही फेमस बात है कि इनके द्वारा बताया गया कि हिंदुज्म और बुद्धिज्म में क्या फर्क है, यानी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इनके द्वारा बोला गया कि हिंदुज्म की जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब होता है आत्मा, सोल, सेल्फ, यानी कि एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम लोग विश्वास करते हैं जो हिंदू होते हैं कि आत्मा जो है वो है, आत्मा नाम की कोई चीज है, सेल्फ सोल नाम की कोई चीज है, इस तरीके से बोल सकते हैं। पर लेकिन जब बुद्धिज्म में आप लोग जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं नो सोल नो सेल्फ। तो ये डिफरेंस जो दिया गया था, अगर ये छोटा सा डिफरेंस भी आप लोगों से कोई पूछे किसके द्वारा दिया गया था, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये छोटी छोटी सी बातें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती हैं, तो अगर आप लोग आइडिया रखिएगा इनके बारे में तो कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट डे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सूरदास जयंती भी आज ही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 17 मई को सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पर 15th सेंचुरी के काफी ग्रेटेस्ट एक पोएट आप लोग बोल सकते हैं, म्यूजिशियन, जो लॉर्ड कृष्णा जी के जो बचपन की कहानियां हैं उनसे रिलेटेड बातें यहाँ पर किया करते थे। सूर सागर अगर बात करें इन्हीं से रिलेटेड है, ओशन ऑफ मेलोडी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहाँ पर बात की जा रही है शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो कई सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग शॉर्ट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है सेंटर के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी IGST जो है वो यहाँ पर हटा दिया है, जो कि मेडिकल सप्लाईज पर था। यानी कि अगर बाहर से हम लोग कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी ऐसा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेडिकल जो ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बात करें, या फिर क्रायोजेनिक टैंक, कोविड-19 वैक्सीन, इंजेक्शन, API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो कुछ भी ऐसी अगर हम लोग चीजें बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, उस पर वो IGST उस पर नहीं लगेगी इंपोर्ट पर, ठीक है। ये जो एग्जेम्पशन है यहाँ पर ये 30 जून तक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अर्लियर वेव की गई थी यहाँ पर जो ड्यूटी है हेल्थ सेस, और इसी के साथ में जो मेडिकल सप्लाई के ऊपर लगता था। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि मान लीजिए आप लोगों को इनकम टैक्स जो देना है वो आप लोगों को 100 रुपए देना है, ठीक है, सेस लग गया उस पर 2%, तो इनकम टैक्स पर लगेगा वो, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, ऐसा नहीं कि आप लोग की इनकम पर लगेगा। तो इनकम पर जो टैक्स आप लोग दे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो 2 रुपए लग गया, तो इसका मतलब 102 अब आप लोगों को देने हैं। तो वहां पर सेस भी इनके द्वारा ऑफ कर दिया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं यहाँ पर जो GST होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है। जैसे GST देखिए, एक को बोलते हैं CGST, ये होता है सेंटर का GST, एक को बोलते हैं SGST, ये होता है स्टेट का GST। अगर किसी राज्य के अंदर आप लोग हैं, मान लीजिए आप लोग आज के डेट में बिहार के अंदर रहते हैं, तो बिहार के अंदर अगर कुछ भी खरीदा और बेचा जा रहा है तो 2 तरीके के टैक्स उसके ऊपर लगेंगे, एक तो सेंटर का लगेगा और एक लगेगा स्टेट का। अगर आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और उससे बिल लीजिएगा तो बिल पर आप लोगों को तुरंत दिखाई देगा कि कौन कौन से इस पर जो है GST टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल जो है बेसिकली सेल विद इन स्टेट, तो यहाँ पर सेंटर का GST लगता है और स्टेट का GST लगता है, तो दोनों का वहां पर GST लगता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर एक राज्य में से दूसरे राज्य में ले जाकर सामान बेचा जा रहा है तो यहां पर लगता है IGST। तो IGST क्या होता है? इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से आप लोग जानते हैं। और यहां पर स्टेट GST हो गया, तो यहां पर यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर GST हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो उसके ऊपर लगता है। तो इंटर स्टेट यानी कि IGST इनके द्वारा हटाया गया है, ना कि यहां पर इनके बारे में बात करें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए कई सारे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज आ जाए, ओके। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि यहां पर बेचा जा रहा है और उस प्रोडक्ट के ऊपर यहां पर टोटल मिलाकर जो IGST लग रहा है यहां पर ये वो 100 रुपए लग गया। अब 100 रुपए लग गया तो इसका मतलब ये कि 50 रुपए तो सेंटर के आगे और 50 रुपए स्टेट के आगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में ये 50-50 का डिवीजन होता है। आखिर ये प्रोविजन कैसे हुआ और कहां पर आया प्रोविजन निकलकर? तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 2016 का जो एक्ट लाया उसके हिसाब से ये तैयार किया गया, यानी कि इसके लिए अलग से एक्ट है। संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 269A, ठीक है। जब मैंने बोला था ना किसी भी अगर आर्टिकल के सामने कैपिटल शब्द में कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि संविधान संशोधन के थ्रू उसको ऐड किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। यहां पर बात करें तो बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। हमारी कंट्री में जैसे कि एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका मतलब यह कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो फूड है, जो खासकर खेतों से जो अनाज, गेहूं, चावल, टमाटर, आलू जो भी आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं
उसको इंडस्ट्री में ले जाया जाए और फिर इंडस्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग की जाए। मतलब कि जैसे आलू गए तो आलू के चिप्स बना दिए उनके द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। टमाटर गया, टमाटर का टमाटो सॉस बना दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा रियल जूस बनाए जाते हैं, तो ये भी कई बार ये बोलते हैं कि इन्हीं में से चीजें निकाली गई हैं, ठीक है। इस तरीके से आम गया, आम का अचार आप लोगों ने बना लिया, नींबू का अचार आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। गेहूं गए, उसका आटा बना दिया। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होकर जाता है। तो हमारी कंट्री में आज के डेट में ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो काफी कम लेवल पर फली फूली है, ताकि ये इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ सके। तो इसके चलते प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है, जिसको PLI आप लोग बोलते हैं। ये जो स्कीम है यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में ऐड की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसान है वो आज की डेट में अपने खेतों में गेहूं उगा रहा है और उन गेहूं को निकालकर मार्केट में लेकर जाता है, मार्केट में बेच दिया। मार्केट में कोई पर्टिकुलर बैठा इंसान, उसने एक मशीन लगा ली और उस मशीन में से वो उस गेहूं के ब्रेड बनाएगा आगे चलकर, ठीक है। जो कि आप लोगों ने देखा होगा ना, मल्टीग्रेन ब्रेड आते हैं, तो वो इसके चलकर ब्रेड बनाएगा आगे और ये जो ब्रेड है मार्केट में बेचे जाएंगे। तो प्रोसेसिंग कर दी इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री वाले ने। तो अगर कोई ऐसा प्लांट लगा रहा है कि गेहूं का ब्रेड बनाने का काम करेगा, उसका कोई प्लांट लगा रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई मशीन वगैरह लेकर आ रहा है, तो उसमें छूट मिलेगी। और ये जो छूट दी जा रही है 2021-22 से लेके 2026-27 तक दी जा रही है, ताकि उस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। आप लोग बोलेंगे क्या फायदा है यार इसमें? इसमें यह फायदा है कि देखिए हमारे किसानों का जो सामान है एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज होगा। अगर इस तरीके से चीजें यूटिलाइज हो रही हैं तो उनको भी एक अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। बाहर से जो सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं अपनी ही कंट्री में उनको बना पाएंगे। ये तो एक उदाहरण दे दिया मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर का। दुनिया भर की चीजें अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में खुद के हम लोग मोबाइल बनाने लगे तो बाहर से बने बनाए मोबाइल लाने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजों में ऐसा गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट का फायदा क्या है ये काम करने से? तो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हमारी कंट्री में अभियान स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब था कि आत्मनिर्भर बनो। मतलब क्या है, कोविड-19 आ गया, सबके शटर डाउन हो गए, सबके जो है रास्ते बंद हो गए, कोई कहीं से कुछ खरीद कर नहीं लेकर आ रहा, जैसे तैसे जुगाड़ कर रहे थे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है जिसको API बोलते हैं, हम लोगों ने चाइना से वो चीजें जो हैं वो हम लोगों को प्रॉपर वे में नहीं मिल पाई। कई बार दवाई की शॉर्टेज देखने को मिली क्योंकि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर हमारी ही कंट्री में चीजें होती तो फिर ऐसी चीजें नहीं होती। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की कैटेगरी में इसको डाला गया ताकि पैसा जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए और 10,900 करोड़ रुपए यहां पर इसको दिए गए हैं। तो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग जो कैंपेन चला गया है, इंडियन ब्रांड को आगे लेकर आना है। तो जैसे कि रामदेव जी के ब्रांड आते हैं कई सारे, ठीक है। तो वो सारी चीजें कि अपनी ही कंट्री के कम से कम सामान खरीदें, अपनी ही कंट्री का टैक्स होगा, अपनी ही कंट्री गवर्नमेंट के पास में जाएगा, अपनी ही कंट्री गवर्नमेंट है। पर कहने के लिए तो सारी चीजें अपनी अपनी है, पर लेकिन अगर चीजें ढंग से हो और सही फायदा सही जगह पहुंच जाए तो ही अपनी चीजें हैं। पता चला मेहनत कर कर सारी चीजें की गई और फिर भी टैक्स में घपला हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें फिर नेगेटिव होती हैं। तो ये ऐसी स्कीम है कि जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए चलाई जा रही है, ना कि ओनली किसानों के लिए, ठीक है। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ये एक मलेरिया की वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। बोला गया कि इसका अभी यहां पर फेज 2B ट्रायल हुआ यहां पर, जिसमें इसकी एफिशिएंसी जो है वो 77% देखने को मिली, यानी कि ठीक ठाक एफिशिएंसी यहां पर इसकी देखने को मिली। एक नई वैक्सीन है जिसका नाम रखा गया R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। तो डेवलप की गई यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये इसके द्वारा यहां पर ये डेवलप की गई है। ऑक्सफोर्ड कहां की यूनिवर्सिटी है पता है आप लोगों को? चलिए सर्च कीजिएगा जाकर। ये छोटी छोटी बातें जहां पर भी डाउट आया करें तुरंत जाकर आप लोगों को सर्च करनी है, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे आगे के लिए। अगर आप लोगों ने कंफ्यूजन बना लिया तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मलेरिया की दवाई है यहाँ पर जो इनके द्वारा मलाई जा रही है। अब मलेरिया के बारे में पता है आप लोगों को? मलेरिया जो होती है एक मच्छर जनित बीमारी होती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैलीपैरसम, ठीक है। तो पैरम, तो फैलीपैरम, ठीक है। तो ये बीमारी है बेसिकली ये मच्छरों के काटने से यहाँ पर फैलती है और इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और एक डेडली डिजीज की तरीके से भी इसको कई बार देखा जाता है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इस बीमारी की दवाई खोजने की यहां पर बात की जा रही है। तो ये वैक्सीन आप लोगों के सामने आ रही है। आगे चलने वाले टाइम में अगर बात करें यहां पर ये जो दवाई बनाई जा रही है यहाँ पर, आगे ऐसी ऐसी दवाई हैं कि हमारी कंट्री में जब बनेगी तो जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट हो गया इंडिया में, तो वो इसको बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इसका मॉडिफाइड जो वर्जन है यहाँ पर बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ये इसका यहाँ पर RTS-S ये अनदर कैंडिडेट है मलेरिया का, इसका मॉडिफाइड वर्जन है यहाँ पर जो ये निकल कर आया है। डेवलप कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये है वोल्टर रीड इंस्टीट्यूट रिसर्च, इसी के साथ में यहाँ पर यह ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन यहाँ पर ये एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव, ठीक है।
तो इन सब के द्वारा मिलकर यहां पर ये बनाई जा रही है, डेवलप की जा रही है। देखिए अगर एक बार कोई दवाई बन जाती है ना तो वो कई सौ सालों तक चलती रहती है वो दवाई, और वो आने वाले टाइम पर बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर पाती है। तो अगर कोई भी मिलकर बना रहा है तो वो उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में बात कर लीजिए, ये इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो कल को इनको फायदा भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी बिल गेट्स ने बोल दिया था कि पेटेंट को रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है, पेटेंट को रिलैक्स करने का मतलब है कि इनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो सारी कई सारी बातें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसके बारे में आप लोग के माइंड में डाउट होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग यहां पर। कोविड-19 ने यार देश को ना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसी पर्सनैलिटी चले गए, इतने महान पर्सनैलिटी चले गए, अपने फील्ड के उन्हें कहते हैं ज्ञाता जिनको बोलते हैं, वो भी अब कई सारे हमारे बीच में नहीं रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दुखद घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बात की जा रही है एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम था दीबू चौधरी। दीबू चौधरी जो थे ये सितार वादक थे, सितार बजाने वाले। तो यहाँ पर आप लोग इनको पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये थी ये पर्सनैलिटी। तो रिसेंटली अभी कोविड-19 के चलते ये भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो यहाँ पर सैनिया जो बेसिकली ये स्टाइल है या फिर आप लोग घराना बोल सकते हैं। सैनिया का अगर मतलब आप लोग जाकर देखेंगे, इसका मतलब होता है तानसेन, ठीक है। तानसेन जी का नाम आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नाम से भी उनको जाना जाता है। और घराना का मतलब होता है स्टाइल। तो तानसेन वाला जो स्टाइल था वो यहाँ पर आप लोगों को इनका देखने को मिलता है। तो ये अभी रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे, पर लेकिन अगर कोई ऐसी महान पर्सनैलिटी की अगर डेथ होती है तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर, इनके द्वारा लिखी गई जैसे कुछ किताबें हैं। तो किताबें याद रखिएगा, जैसे बात की जा रही है सितार एंड इट्स टेक्निक्स, ठीक है, सितार से रिलेटेड थे तो उसी के बारे में किताब लिखी है। म्यूजिक ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से पूछे किसके द्वारा लिखा गया है तो दीबू चौधरी साहब के द्वारा लिखा गया है। ऑन इंडियन म्यूजिक, तो ये भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो 3 किताबें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्म भूषण जो हमारी कंट्री का, यानी कि अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर होता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर होता है पद्मश्री। तो यहां पर इनको पद्म भूषण मिला और पद्मश्री मिला। तो पहले पद्मश्री मिला फिर पद्म भूषण मिला। तो 2 ये हाईएस्ट अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनको मिले हुए हैं। तो ये पर्सनैलिटी है जिनके बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है किसके बारे में, बासमती चावल के बारे में। तो बासमती चावल के एक्सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, नहीं बासमती के नहीं है, नॉन बासमती, ठीक है। तो बासमती काफी फेमस चावल आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारी कंट्री का माना जाता है। पर लेकिन भी रिसेंटली बासमती न्यूज में भी था, पाकिस्तान बोल रहा है कि बासमती तो यार हम भी उगाते हैं, मतलब आप लोग उसका वो नहीं कहते कि आप लोग अपने नाम पर बासमती दर्ज कराकर बैठ गए। तो पाकिस्तान काफी गुस्सा हो गया था उसको लेकर। पर लेकिन हम लोग नॉन बासमती चावल के बारे में बात करें, कई सारी वैरायटी चावल की देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर जो पैरादीप पोर्ट है उड़ीसा के अंदर में, तो वहां से हम लोग वियतनाम के लिए यहाँ पर नॉन बासमती जो चावल है वो भेज रहे हैं। तो पहला अभी यहाँ पर ऐसा कंसाइनमेंट देखने को मिला जो कि यहाँ पर ये एक्सपोर्ट किया गया नॉन बासमती चावल का। नॉन बासमती चावल अफ्रीका और एशियन कंट्री में भी कई जगह भेजे जाते हैं हमारी कंट्री के द्वारा अलग अलग पोर्ट से। जैसे यहाँ पर कैकानाडा हो गया, यहाँ पर ठीक है, ये विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, इसी के साथ में मुंद्रा हो गया, ये यहाँ पर कृष्णापट्टनम हो गया। तो कई सारे ऐसे पोर्ट है जहां से हम लोग अपनी कंट्री से ये एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोग नॉर्मली अगर यूएस से या फिर यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो खाने को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं, यानी कि वो कोई भी थोड़ी अगर उनको क्वालिटी से कम चीज मिल जाए तो कई बार इंपोर्ट पर भी एक तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री से वहां बेचा जा रहा है सामान, तो उस पर कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसलिए वहां पर मुझे नहीं लगता है कि ये वाले चावल वो अलाउ करेंगे, वहां पर नॉर्मली बासमती लेवल के ही चावल पहुंचते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा मैंने। बात की जा रही है हमारी कंट्री का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का गवर्नर है वो कौन होगा, तो वो होंगी हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस और जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं, इसी के साथ में एशियन डेवलपमेंट गवर्नर ऑफ इंडिया तो कौन है, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये गवर्नर की जब सेमिनार्स होती है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो गवर्नर्स ऑफ सेमिनार्स है तो कौन कौन वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे आरबीआई का गवर्नर होगा, और कौन होगा, और पहला ऑप्शन वही होगा, ठीक है। वो नहीं कहते लालच देने वाला, पहला ऑप्शन आप लोग को वही देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर अभी ये बात की जा रही है किसके बारे में, कोऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, जिनके जो एक जैसा फ्यूचर अभी देखने को मिल रहा है, जो काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसमें मिलकर कोऑपरेशन करना है। तो एनुअल मीटिंग है तो अभी भी यहां पर ये मीटिंग देखने को मिली।
तो ये तो है चावल के बारे में, जो चावल है उसके बारे में, नॉन बासमती चावल जो वियतनाम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या क्या काम करने की कोशिश करते हैं, देखिए सीधी सीधी बात है, एक तो इनकम जो की पॉवर्टी है उसको ठीक करने का काम करते हैं, यानी कि लोगों के हाथ में ठीक ठीक पैसा आना चाहिए। दूसरा, भुखमरी को कैसे मिटाना है, लोगों को खाना ठीक ठाक मिलना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक डिसेंट जॉब होनी चाहिए एवरीवन, ताकि वो काम वहां पर कर सके, यानी कि अच्छे लेवल का माहौल मिले, यानी कि जैसे तैसे अपनी जिंदगी चल रही है, एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉब्लम में पड़ी हुई है जिंदगी, तो एक ठीक ठाक जिंदगी इंसान जिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। तो इनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये होगी इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका ये झंडा भी है, ठीक है। ये किस कंट्री का झंडा, चलिए आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन सही गैस करता है। आप लोग इसको फ्लैग को देखकर समझ पा रहे हैं, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, तो अपना प्यारा झंडा है, ठीक है। यहाँ पर ये किसका झंडा है, किसका फ्लैग है, ये बताइए। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग बता देंगे, देखते ही इससे पहले अटेम्प्ट कर लो इसको। ये बात की जा रही है स्विट्जरलैंड के बारे में, तो ये स्विट्जरलैंड का झंडा है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड को आप लोग देखिए, यूरोप के अंदर एक कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये आसपास का एरिया भी दिख रहा है। अभी कोई भी मैप आप लोगों के सामने आता है तो आसपास का मैप जरूर देखा कीजिए, जैसे बे ऑफ बिस्के हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल हो गया, ऊपर ये हो गया यूके, और यहाँ पर इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके बीच में इंग्लिश चैनल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस किस को कनेक्ट करता है यहाँ पर ये, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इंडिया और जो स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड है, उनके बीच में एक फाइनेंशियल डायलॉग देखने को मिला, और ये चौथे नंबर का है। चौथे नंबर का इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग जो है ये वर्चुअली हुआ। क्यों? क्योंकि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ रखी है, तो कोई किसी कंट्री में तो जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मली वर्चुअली ही होती हुई नजर आती है, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये किस किस एरिया में काम कर रहे हैं हमारी कंट्री और स्विट्जरलैंड। तो इन्वेस्टमेंट देखिए काफी बड़ा है, खासकर स्विट्जरलैंड को कई बार तो टैक्स हेवन की तरीके से भी कई बार देखा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पैसे रखे हुए विदेशों में, काला धन जो टाइप में आप लोग बोलते हैं, तो वो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी मिलकर। नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई जैसे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, कल को चलकर गंगा को क्लीन करना है, ठीक है, आप लोगों को रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, बांध बनाना है, तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये इसमें फिनटेक फाइनेंशियल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ऐप बनानी, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीजें। सस्टेनेबल फाइनेंस की होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। कल को मान लीजिए कोई कंपनी स्टैब्लिश करता है, ठीक है, तो कंपनी स्टैब्लिश कर ली, उसमें 4 एम्प्लॉय आ गए, तो आप लोग भी मान लीजिए उसमें जॉब करने स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंपनी में 4 लोग आ गए। अब चारों लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं और कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्रॉपर पहले तो आप लोगों के पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर रॉ मटेरियल को आप लोगों को आगे यूज करना है, उसको मार्केट में बेचना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के बाद में प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में बेचा, उससे प्रॉफिट आया, फिर सबकी यहाँ पर सैलरी भी जानी है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में प्रॉफिट नहीं आएगा तो लोगों की सैलरी नहीं जाएगी और ये कंपनी भी नहीं चल पाएगी फिर। तो प्रॉफिट होना जरूरी है, कम से कम इतना तो हो कि हाँ अपना खर्चा निकल जाए और इसी के साथ में लोगों तक चीजें पहुंच जाए। तो ये सस्टेनेबल मतलब ये है कि सस्टेन होती रही चीजें, ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर कोई भी लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे। पता चला लोगों ने मेहनत करके दवाई बनाई और दवाई में जितना पैसा लग गया बनाने में, उससे कम में वो बेची जा रही है मार्केट में, ठीक है, तो कोई लोग आगे चल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे प्रॉफिट थोड़ा निकल कर आए ताकि वो सस्टेन बना रहे। क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल जो सर्विस है, एक राज्य से जब क्रॉस बॉर्डर बुलाते हैं तो यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है, नॉर्मली जब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जाते हैं तो इंडिया एक राज्य बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे हमारी कंट्री में 28 राज्य है तो वहां पर इंडिया एक राज्य के तरीके से देखा जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, हाँ या ना? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या नहीं, ये बताइए, ठीक है। बर्न इसकी कैपिटल है। अल्प्स माउंटेन के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो आप लोगों को स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलेगी। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं इस तरीके से। स्विट्जरलैंड हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है और भी कई सारे एरिया में काम कर रहा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं वो एरिया? एक तो हम लोग कौन कौन से मैटर पर हम लोग साथ में रहते हैं, G20, इंटरनेशनल जो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF हो गया, टैक्स जो चैलेंज की बात की जाती है डिजिटलाइज जो इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है, उसके बारे में बात करिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग के बारे में बात करिए। तो ये कई सारे ऐसे मैटर हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ कैसे इसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो यानी कि इन सारे मैटर पर हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। इंडिया और जो स्विट्जरलैंड के जो रिलेशन है
तो फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारे बीच में साइन की गई थी 1948 में। जैसे आप लोगों को पता है ना, हमारी कंट्री के साथ में जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी 1971 में, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री के साथ में रसिया, आज के दिन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पर इसको यूएसएसआर बोला करते थे, तो यूएसएसआर के साथ में हमारे द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमको पता था कि यूएसए जो है वो बदतमीजी कर सकता है और यूएसए यहां पर साथ दे सकता है पाकिस्तान का। तो हम लोगों ने उस टाइम पर यहां पर कुछ ऐसा काम किया ताकि हमारा साथ यहां पर रसिया दे, जिसको यूएसएसआर आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर हमारा साथ भी दिया गया था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, और आर का मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बता ही दोगे, खैर पहले फिर भी ट्राई कीजिएगा, ओके। तो यहां पर इंडिया और जो स्विट्जरलैंड है इसके द्वारा मिलकर काम किया गया। इसी के साथ में यहां पर नॉन अलाइंगमेंट, यानी कि जो नेम बोला था ना मैंने, नॉन अलाइंग मूवमेंट, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है उसमें इंडिया ने अलग से अपना ग्रुप बनाया और स्विट्जरलैंड ने तो सीधा सीधा ये बोल दिया, यार किसी की भी फटे में हम लोग टांग नहीं अड़ाएंगे, यानी कि हम लोग किसी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हमारे पड़ोसी देश भी लड़ रहे हैं ना, तुम लड़ते रहो, ठीक है, हम लोग किसी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये चीजें यहां पर इनके द्वारा डिसाइड की गई। तो हमने भी बोल दिया कि हम तो अपना अलग से नॉन अलाइंग मूवमेंट बना लिया, हम लोग को भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो स्विट्जरलैंड ने बोला कि हम भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भाई साहब फालतू में क्या टेंशन लेनी है। तो ये न्यूट्रल टाइप का हो गया चल गया, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम कंट्री के हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पता है स्टेबल कंट्री है, ज्यादा किसी कंट्री के साथ में भेदभाव करती नहीं है और अपना खाती है, पीती है और मजे करती है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ओके। आगे अगर बात की जाए इंडिया स्विट्जरलैंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर बात की जाए तो यहां पर बात की जा रही है इंडिया और किसके साथ में, यहां पर इंडिया EFTA, यानी कि बात की जा रही है यहां पर यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एसोसिएशन और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप लोग बात करते हैं आइसलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, ठीक है। इसी के साथ में नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये सही प्रोनाउंस कर दी क्या? कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो उसको मैनेज कर लिया करो। तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की। आगे अगर बात करें, इंडिया और स्विट्जरलैंड की ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम भी है जो कि लॉन्च किया गया था 2005 में। तो कई सारे एरिया में हम लोग कोलैबोरेट कर भी काम कर सकते हैं, जो खासकर स्किल डेवलपमेंट में, जैसे भारतीय स्किल डेवलपमेंट कैंपस एंड जो यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर में, इंडिया स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पुणे के अंदर में, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये वो एरिया है कि हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट का भी काम यहां पर ये करते हैं। और ये है क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लो कार्बन, यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसको CAPS बोला गया यहां पर। ये तो स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन यहां पर सपोर्ट करती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर में। आखिर ये काम क्या करता है ये प्रोजेक्ट, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में दे देंगे कि यार बताइए कौन सी कंट्री हम लोग को सपोर्ट करती है, किस एरिया में ये प्रोजेक्ट काम करता है। बोलो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होता तो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव से निकलकर सिटी में रहना स्टार्ट कर दिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इसके चलते सिटी के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है। तो उसमें बात की जाए तो रिड्यूस करना है कैसे, ग्रीन हाउस गैस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन आप लोगों को यहां पर रिड्यूस करना है, तो उसमें ये हेल्प करेगी कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में क्लाइमेट को कैसे टैकल करके चलना है, वो तो सारी चीजें ही हैं। तो इन सब मुद्दों पर ये काम कर रहे हैं साथ में। नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, यहां पर क्या बात की जा रही है। देखिए हमारी कंट्री में भी बात करें तो पिछले कुछ टाइम से दवाई की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। जब से यहां पर हम लोगों ने बात की है कि लार्ज स्केल सोसाइटी में 18 से 45 साल के लोगों के लिए दवाई प्रोवाइड करानी है, तब से लेकर हमारी जो प्रायोरिटी है उनको भी दवाई नहीं मिल पा रही है। काफी लो लेवल ऑफ आप लोगों को वैक्सीन का अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई की शॉर्टेज पड़ रही है वो दवाई हम लोग को प्रोवाइड करानी है। अगर यहां पर वैक्सीन अगर लोगों को नहीं दी गई तो फिर जो थर्ड वेव के बारे में बार बार बात की जाती है तो वो यहां पर निकलकर सामने आ सकती है। ग्लोबल जो इश्यूज हैं यहां पर, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है यार, इतनी सारी पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो कैसे सबको दवाई प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि कैसे इतने सारे लोगों को दवाई प्रोवाइड कराई जाए। तो ये हम लोग को इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सबको दवाई कैसे प्रोवाइड करानी है। और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद में। तो इसको आप लोग देखिए 1.3 बिलियन के करीब लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर में, पता है आप लोगों को
1.3 बिलियन। तो एक ह्यूज पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आज के डेट में इंडिया के अंदर, तो इससे भी ज्यादा ही बढ़ रही है चीजें। हालांकि अगर बात की जाए तो 1.3 के तो करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से पूछे कितने लोग हैं आज के डेट में, तो लगभग 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो इतने सारे लोगों को वो भी डबल डोज देना, तो इसका मतलब 16 बिलियन के करीब आप लोगों को डोज बनाने पड़ेंगे मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये आसान काम तो नहीं है, ये तो समझ में आ चुका है। तो बहुत ही ज्यादा एक यहां पर डिमांड आने वाली है, तो जिसके चलते पूर्ति होना मुश्किल है, आप लोग नामुमकिन बोल सकते हैं एक तरीके से। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लगवा नहीं रहे, वो एक अलग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर आज की डेट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कि उनको दूसरी बीमारी उसकी वजह से रिएक्शन हो जा रही है, क्योंकि अब तक भी कोई प्रॉपर एक ऐसी दवाई नहीं है जिसको बोल सके 110% ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी बीमारी को। अगर बात करें, कई सारी कंट्री ने स्टॉक रख लिया है, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ अवेलेबल वैक्सीन जो है आज के डेट में कई सारी कंट्री के पास में आज के डेट में रखी हुई है, ठीक है। WHO के द्वारा यहाँ पर जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं कोवैक्सीन के लिए, ये 1% ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन को पहुंच पा रही है ओनली, यानी कि एफर्ट लगाए जा रहे हैं, पर लेकिन जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाती है। डिले इन इमरजेंसी अप्रूवल, कई सारी ऐसी दवाइयां जैसे कि फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, जेनसेन हो गया, ठीक है। तो ये अप्रूवल में इनको डिले किया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट अफोर्डेबल एस्ट्राजेनेका के बारे में बात करें, ये काफी इंपोर्टेंट है। अभी स्पुतनिक 5 हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई, लगभग 900 के करीब की दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ब्राजील में इसको अप्रूवल नहीं दिया गया, क्योंकि कई सारी ऐसी दवाइयां हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग इंपैक्ट डाल रही हैं, ठीक है। अप्रूवल बात की जाए यहाँ पर, इसके बारे में बात करिए। वैक्सीन चाइना की जैसे सिनोवैक्स हो गया, ठीक है, सिनोफार्म हो गया, तो कई सारी और दवाइयां हैं, ये अप्रूवल नहीं दिया गया वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर। इसको भी उनको लग रहा है कि प्रॉपर वे में इनके द्वारा स्टडी नहीं की गई, रिसर्च नहीं की गई, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लिमिटेड कैपेसिटी जो 2 वैक्सीन की चल रही है अभी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो हमारी कंट्री में जो अभी स्ट्रेन देखने को मिल रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये ढंग से इंपैक्ट ही नहीं डाल रही है उसके ऊपर, तो ये दिक्कत है। तो सप्लाई चेन गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके चलते दिक्कत आती है। अनइक्वल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, छोटे छोटे हॉस्पिटल को ढंग से दवाई नहीं मिल पा रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो फिर भी अपना दवाइयां खरीद ले रहे हैं, ठीक है। इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गांव में और शहर वाले एरिया में डिफरेंस रहता है, शहर में फिर भी एक बार को मिल जाती है, गांव में आप लोगों को दवाई नहीं देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है वो प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड का क्या काम है, अभी यहां पर सब कह रहे हैं कि यार आप लोग ना ऐप पर जाकर अपनी दवाई रजिस्टर कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जिनके हाथ में आज के डेट में भी खटके वाला फोन है, यानी कि उनको बस ये पता है कि ये ग्रीन बटन है सुनने वाला और ये बटन है काटने वाला, इसके फालतू कुछ नहीं पता है। अब उन लोगों को आप लोग कह रहे हो कि ऑनलाइन जाकर आप लोग दवाइयां ले लो, कैसे पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंडेटरी कर दिया कोविन पर जाकर आप लोगों को रजिस्टर करना है, तो कोविन पर तो रजिस्टर तब करेगा ना इंसान जब उसको आता होगा। दूसरा, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, कितने सारे लोग हमारी कंट्री में इंग्लिश जानते हैं यार, सब इंग्लिश जानते हैं क्या, इसका इंटरफेस ओनली इंग्लिश में, तो अब क्या करें, उसका है कोई सॉल्यूशन? तो उनके लिए क्या करेंगे, जो रिक्शे वाला कोई है, अगर कोई ऐसा है कि किसान है जिसको नहीं आती है इंग्लिश समझ में, ठीक है, कोई गरीब तबका है सोसाइटी का जो नहीं पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो आप लोगों ने सबको यहाँ पर एक तरीके से शशि थरूर मान लिया है क्या? तो ये चीजें आप लोग देखिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई सारी देखने को मिल रही है, और ये बेसिक प्रॉब्लम है कई सारी, तो इनमें जिनको दूर किया जा सकता है, पर लेकिन दूर करे तो करे कौन, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये दिक्कत है, हाँ या ना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। आइए अब मेरी मनपसंद की न्यूज की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्टेट न्यूज, और यहाँ पर बात की जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन, तो आप लोगों को अगर पूछे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखिएगा जल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि जल जीवन मिशन के बारे में बात की जा रही है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस का छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। पर लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि जो जल जीवन मिशन है यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब बात करते हैं, तो कहां पर ये आप लोग इसको रख सकते हैं, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भुखमरी के बारे में बात करते हैं, सॉरी गरीबी के, दूसरा भुखमरी के, तीसरा एजुकेशन के, सॉरी हेल्थ के, चौथा एजुकेशन के, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, और छठा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये छठा जो गोल है ये बात करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में, तो छठे गोल के अंदर जल जीवन मिशन को आप लोग फिट कर सकते हैं। कोरोना कहां पर आएगा, ये हेल्थ के अंदर आ जाएगा तीसरे गोल के अंदर। अगर बात करें इसके बारे में, यूनियन जो टेरिटरी है पुडुचेरी, वो 4th स्टेट या यूटी बन चुका है आफ्टर गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार। यहां पर एश्योर्ड टैप वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है गांव वाले एरिया में जल जीवन मिशन के तहत। टारगेट क्या है, टारगेट यह है कि 2024 तक का हम लोग को हमारी कंट्री में जो भी गांव वाले एरिया हैं सब जगह टोटी वाला पानी यानी कि टैप वाटर पहुंचाना है। रीजन क्या है, रीजन इसका सीधा सीधा यह है कि वाटर टेबल तो काफी नीचे जाता जा रहा है, जो जमीन में से पानी निकाला जाता है, और इसी के साथ में मॉनसून का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखने को मिलते हैं, यानी कि अब की बार बारिश ज्यादा हो गई, अगली बार कम हो गई, तो उसकी वजह से भी आने वाले टाइम में माना जा रहा है कि लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। ये ऑलरेडी नीति आयोग इसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। तो कम से कम लोगों को पीने, नहाने, खाने, धोने का पानी मिल जाए, तो ये इतना कम
से कम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चौथा अभी यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर अभी पुडुचेरी बन गया है, जहां पर अभी इलेक्शन हुए। चीफ मिनिस्टर कौन बने पता है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। अगर बात करें स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, तो यहां पर जो यूटीज है दादर है नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, तो ये भी कई सारे जो एरिया यहां पर अक्रॉस द माइलस्टोन कवरिंग 75% रूरल एरिया इनके द्वारा कवर कर लिया गया है, यानी कि अब तक यहां पर 75% ये कवर कर चुके हैं। तो जल्दी ये भी इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, खासकर जो गांव वाले एरिया को कवर कर रहे हैं। जल जीवन जो मिशन है ये 55 लीटर पानी प्रोवाइड करा रहा है पर पर्सन पर डे। हर एक पर्सन को 55 लीटर पानी मिलेगा। अब 55 लीटर में वो नहा भी सकता है, ठीक है, पानी पी भी सकता है, अपने कपड़े वगैरह धुल सकता है। तो इस तरीके से यहां पर पानी का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये जो बेसिकली ये स्कीम जो चल रही है ये किसके तहत यहां पर काम किया जा रहा है? तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जिसको FHTF बोलते हैं, यानी कि घर के अंदर टोटी लगा दी तो उसके अंदर यहां पर फंक्शनल होनी चाहिए, काम करनी चाहिए। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है कई बार, वो ये है कि यहां पर सब जगह ये तो रखा है कि पानी प्रोवाइड कराना है, पर लेकिन ये कहीं पर नहीं बोला गया कि पानी की स्वच्छता कितनी रहेगी, ठीक है, यानी कि कितना स्वच्छ पानी यहां पर रहने वाला है। अगर आप लोग पहले अगर देखो यहां पर, अब की तो पता नहीं मुझे, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग देखेगा आज की डेट में भी कई सारे लोग कई जगह आप लोग अगर रहते हैं कई सारे एरिया में, तो वहां पर पानी अगर जो आता है तो उसमें गंदगी का पानी आता है कई बार, ठीक है, तो टोटी तो लगा दी, पानी पीने लायक नहीं आ रहा, उससे बदबू आती है बड़ी गंदी कई बार, ठीक है, आती थी मतलब जब मैं रहता था, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सिचुएशन ये है कि वो टोटी का पानी तो आएगा पर कितना साफ आएगा। 2024 तक का आप लोगों ने बोल दिया कि ठीक है चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है यहाँ पर ये इसके अंडर ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोकस क्या है यहाँ पर? ये कई सारे काम करेगा। एक तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को मैनेज करेगा, पता चला पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है और पानी जा कितना रहा है तो वो भी यहाँ पर देखेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मानसून आ रहा है तो पानी को कैसे सेव करना है, आप लोग भी कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं इस पे जो आप लोगों को लगे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि जो वाटर टेबल होती है, यानी कि पानी जो निकाला जाता है नल से जमीन के अंदर से, उसको रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। मैनेज करना है हाउस होल्ड जो यहाँ पर वेस्ट वाटर होता है उसको रीयूज किया जाए। मान लीजिए बर्तन धुले, पानी चला गया, उस पानी को कैसे कोई यूज कर सकता है, ठीक है, क्या आप लोग मान लीजिए जैसे कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर गांव वाले एरिया में रहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, वहां पर अगर मान लीजिए झाड़ू लगानी है, साफ करना है, तो धूल उड़ रही है तो उसके ऊपर वो पानी डाला जा सकता है। पेड़ पौधों को पानी दिया जा सकता है अगर उसके अंदर ज्यादा साबुन वगैरह आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, वो भी काम किया जा सकता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि छोटी छोटी चीजों में उसको पानी को यूटिलाइज कर सकता है। जहां हम लोग एक उन्हें कहते हैं कि साफ स्वच्छ पानी यूज करते हैं तो वहां से उसको आप लोग रोक सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर काम किया जाता है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा है। तो अफोर्डेबल, साफ सफाई यहां पर होनी चाहिए। इंक्रीज वाटर जो इफिशिएंसी है वो होनी चाहिए हर एक सेक्टर के अंदर में, ठीक है। प्रोटेक्शन एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है जो वाटर रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है, ताकि खत्म ना हो जाए। तालाब वगैरह भर भर कर वहां पर आज के डेट में सबने खत्म कर डाले, ठीक है। वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, पोल्यूशन को खत्म करना है। और देखिए पीने का पानी तो कम से कम मिलना सबको चाहिए, भले एक बार को नहाने का नहीं मिले यार नहाना भी ना खतरनाक चीज है। अगर एक दिन भी इंसान नहाए ना तो ऐसा लगने लगता है बॉडी के अंदर पता नहीं क्या हो रखा है। तो ये भी काफी जरूरी है। तो नहाने का भी सोच होना चाहिए, वरना लोगों को स्किन डिजीज होने लगेगी। तो कई सारे एरिया में काम करना है। तो बजट जो इसके लिए दिया गया यहाँ पर ये कितना है? 3 लाख करोड़। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, यहाँ पर याद रखेगा, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पर ये कैसी स्कीम है? ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो यानी कि सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं। जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वहां पर 90% सेंटर देगा, 10% देगा राज्य। बाकी जो नॉर्मल राज्य हैं वहां पर जैसे कि नॉर्मल नहीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये वाले जो राज्य हैं, ठीक है, 50-50 देंगे दोनों। जो 100% दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी, क्योंकि वो सेंटर की टेरिटरी है तो वहां पर तो 100% देगा ही देगा। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। पुडुचेरी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हो गया यहाँ पर येनम, ये हो गया पुडुचेरी, ये हो गया कराईकल और ये हो गया मे। इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर, 2 हो गए तमिलनाडु के अंदर और तीसरा हो गया यहाँ पर केरला के अंदर। पर लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आप लोग नॉर्थ से साउथ में इनको लगाइए, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों को ये बताना है नॉर्थ से साउथ में आप लोग इनको लगाओगे ये हो गया कराईकल सबसे साउथ में। अब मेहे ऊपर आएगा या पुडुचेरी ऊपर आएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूजन में रह जाओगे तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए। तो देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। ये तो बिल्कुल चॉकलेट वाला क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, यानी कि चॉकलेट मिलेगी जो इसका सही आंसर देगा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बाकी अगर बात करें जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से और बात करूं, अगर शहर वाले एरिया में बात करें तो उसके लिए भी यहां पर काम किया जा रहा है।
तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री वहां पर काम कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि सब तक जो है वो पानी यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबके लिए कोई ना कोई काम किया जा रहा है और चीजों को सही से सुधारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम चल रहे हैं। ठीक है, बाकी कई सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आप लोग अगर बात करें जहां ड्रोथ काफी पड़ता है, तो यहाँ पर कई सारे एरिया में सूखे को कैसे कवर करना है उसके लिए इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में। अभी रिसेंटली जन आंदोलन फॉर वाटर किया गया ताकि एवरीवन को कम से कम पानी मिल सके, प्रायोरिटी रह सके। गर्मियां जब आती हैं तब समझ में आती है पानी की किल्लत कैसी होती है, तो ये अभी आप लोगों को देखने को मिलने लगती है जब जब गर्मी आती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। हवा की तो समझ में आ गई है, अब पानी की ओर समझनी है बस, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पर क्या न्यूज निकल कर आ रही है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो यानी कुछ ना कुछ रिपोर्ट करेगी ये। तो क्या रिपोर्ट करेगी तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली वेरीफाई की जाएगी कि एक्यूरेट डेटा कंपनीज है या फिर जो ऑडिटर है यहाँ पर ये उनका जो डेटाबेस है उसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि चीजें जो है वो सही तरीके से चलती रहे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर ये अथॉरिटी बनाई जा रही है। तो इसका मतलब ये कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर देखेगी, तो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, तो यार सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई काम होगा। तो यहाँ पर ये काम करेगा कॉर्पोरेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जाए तो कॉर्पोरेट डेटा मैनेजमेंट की बात की जा रही है, इंगेज करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है और जो रिकॉग्नाइज किया जाता है 3 स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी हमारी कंट्री में। नॉर्मली क्या है, अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, देखिए अभी कई सारे बैंक फेल हो गए, कई सारी कंपनी के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है, तो उनका ऑडिट किया जाए सही जगह पर, सही चीजें सही टाइम पर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इससे ये पता चलता रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई कंपनी डूब जाती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसको संभालना है। ठीक है, तो इसलिए कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहां पर नेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो ऑडिटर जो ऑडिट रेगुलेटर रहेगा यहां पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2018 में अंडर 132 जो कंपनी एक्ट है उसके तहत, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो इसके चलते कई सारी चीजें आप लोग यहां पर इसके बारे में जानने को मिल सकती है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में और बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर मॉनिटर की बात की जाए तो इनको जो मॉनिटर कहता है इनके अकाउंट को, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और खासकर इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है। तो कैग यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटी है वो यहां पर इसको ऑडिट करेगा। तो कैग नॉर्मली काम क्या करते हैं अगर देखा जाए तो कैग का नॉर्मल काम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि एक तरीके से पब्लिक पर्स की ये हेल्प करता है उसको मेंटेन रखने में, यानी कि पब्लिक की जो मनी है गलत जगह है वो मिसयूज न हो जाए। अगर हमारे संविधान में आप लोगों से पूछूं कि किस आर्टिकल के अंदर कैग के बारे में मेंशन है, ठीक है, तो 14 एक और यहां पर डिजिट आना है, वो डिजिट आप लोगों को भरना है। ठीक है, तो संविधान में इसके बारे में मेंशन यहां पर रखा गया है, जो कि यहां पर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो किसको ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो एक संवैधानिक पोस्ट है यहां पर, और आज की डेट में हमारी कंट्री में जो जीसी मुर्मू, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम, तो ये कैग है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि 6 साल से लेकर आप लोग यहां पर 65 ईयर तक का इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, 6 साल या 65 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में बात। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो यहां पर इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी ऑडिट फाइनेंस अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि चीजों को ढंग से रिव्यू किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं यहां पर किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के लिए। तो आप लोग बोलेंगे यहां पर कि इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या है, तो यहां पर जो कंपनी है जिसकी जो सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि आप लोग जो उसके जो स्टॉक होते हैं जब वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर या फिर आउटसाइड इंडिया, पर वो लिस्टेड होने चाहिए, तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की कैटेगरी में आप लोग डाल देते हैं। तो ये यहां पर चीजों को देखा जाएगा। कुछ और यहां पर डेटा दिया गया है, बेसिकली किस किस को देखेंगे, नोट लेस देन 1 लाख रुपी, यानी कि 1 लाख रुपी से नीचे का मैटर को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, गलत चीज हो रही है, पर लेकिन 5 टाइम द फी रिसीव, यानी कि जितनी फी होनी चाहिए अगर उसका 5 टाइम रिसीव किया गया तो उसको देखेंगे इंडिविजुअल की कैटेगरी में। कंपनी के मैटर में आएगा तो 10 लाख से नीचे का मैटर नहीं देखना है, पर लेकिन अगर 10 टाइम्स अगर फी जो उनके द्वारा रिसीव की जा रही है तो ये फर्म यानी कि कंपनी के मैटर में देखेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर ये बहुत ज्यादा भी नहीं चीजों में हाल फाल ऐसा कुछ करेंगे उल्टी सीधी हरकतें, पर लेकिन फिर भी इस तरीके से चीजें होनी चाहिए ताकि सिचुएशन खराब न हो। और ये सारी चीजें किसके लिए होंगी, ये होंगी बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के फायदे के लिए। ठीक है, तो ऑडिट किया जाएगा, उनकी अकाउंटेंसी देखी जाएगी, सारी चीजें चाहिए, क्वालिटी कैसे, उनकी प्रोफेशनलिज्म कैसा चल रहा है, कुछ घपला तो नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये काम चलेगा। ठीक है, तो बेसिक न्यूज है, आइडिया रखिए थोड़ा सा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है साइंस के बारे में। तो क्या बात की जा रही है यहां पर, इसको समझते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बात की जा रही है यूरेनियम के बारे में।
यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, सुना क्या होगा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। खासकर केमिस्ट्री में आप लोगों ने जब चीजें अपनी पढ़ी होंगी, पीरियोडिक टेबल वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहां पर इसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वैसे भी न्यूज में रहता है, हालांकि कई बार अगर देखा जाए तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। यूरेनियम के बारे में अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ठीक है, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का, और यू होता है इसका सिंबल। 238 के करीब इसका एटॉमिक मास होता है वैसे तो, पर लेकिन ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखेगा। ये आज अगर देखा जाए, ये जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कई तरीके से जो यूज किया जाए, मेडिकल साइंस में भी इसको कई बार यूज किया जाता है, और इसके साथ में आप लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए तो यूज किया जाता है। नॉर्मली अगर ये किसी के पास में यूरेनियम है तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, तो इसके हिसाब से यहां पर ये इसका जो सिस्टम है उस तक पहुंचना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन तक। तो बात करें तो यहां पर हमारी कंट्री में किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है, यहां पर ये अगर नेचुरली यूरेनियम कहीं मिला है तो ये कंफर्म किया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा यहां पर कंफर्म किया जाता है। तो अभी इसी के द्वारा कंफर्म किया गया कि जो यहां पर अभी इलीगल तरीके से जो यूरेनियम ये इधर उधर लेके घूम रहे हैं यहां पर ये, तो इसके द्वारा यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर बताएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यूरेनियम है उसको यहां पर ऐसा नहीं कि कोई भी लेकर घूम सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है हमारी कंट्री में। और यूरेनियम जो U-235 जो है आप लोगों को पता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एनर्जी जनरेट करने के लिए, और इसी के साथ में बॉम्ब बनाने के लिए भी काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। तो ये इसके बारे में आप लोगों को आइडिया ही है। जो यूरेनियम है यहां पर अभी ये नॉर्मली नेचुरली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जैसे कि सोयल हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, इसमें ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यूरेनियम आप लोगों को यहां पर नेचुरली इन चीजों में मिल जाता है। कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैसे हार्ड होता है, डेंस होता है, मेलेबल होता है। तो हार्ड होता है, डेंस होता है, मेलेबल का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से ये यहाँ पर मेलेबल, ठीक है, तो होता है लचीला। ठीक है, डक्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कोई चीज होती है जैसे टूट गई तो फिर भी उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। सिल्वर व्हाइट कलर में रेडियो एक्टिव मटेरियल आप लोगों को ये नजर आता है। ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये बेसिकली फाइनली जो डिवाइड किया जाता है नॉर्मली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। वैसे अगर हमारी कंट्री में बात करें तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये हो गया अलवर वाला रीजन। ठीक है, इधर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये उत्तराखंड हो गया, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कर्नाटक के अंदर भी है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये एरिया है जहां पर कई जगह आप लोगों को यूरेनियम देखने को हमारी कंट्री में मिलता है। एप्लीकेशन तो मैंने आप लोगों को बताई दी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले तो एनर्जी जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोग वो याद रखेगा। ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर ये जो मेडिकल के अंदर भी यूज होता है, किडनी और लंग्स के चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, एटॉम बम बनाने के लिए भी यहाँ पर ये यूज होता है, वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये जो इससे बम वगैरह बनाए जाते हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ये कहां पर लिस्टेड है, ये किसके अंदर है, यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे हमारे संविधान में 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट फर्स्ट नंबर पर, स्टेट लिस्ट दूसरे पर, तीसरे पर है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो एंट्री है यहाँ पर इसकी कहां पर आएगी, तो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है यूरेनियम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा पास भी किया गया था यहाँ पर द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, जिसके हिसाब से इन सब चीजों को देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक महान इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु भी इनको बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी ट्रिब्यूट पे किया गया इनकी जयंती पर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, एजुकेशन के फील्ड में भी काम किया गया, और वैसे तो आप लोगों को पता ही है ये एक मॉडरेट की कैटेगरी में आते थे, यानी कि बात कर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ना कि लड़कर, उसमें ये काम करते थे। काफी सारे काम किए गए सोशल इंपावरमेंट एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, कई लंबे दशक तक यहाँ पर ये काम करते रहे, और ये एक मॉडरेट की कैटेगरी में आते थे। अगर बात करें 1899 से लेके 1902 यानी कि 1902 तक यहाँ पर ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से कनेक्ट रहे। ठीक है, टिल डेथ फिर यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से यहाँ पर कनेक्ट रहे। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा 1909 का, तो यहाँ पर इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। हालांकि अंग्रेजों ने ज्यादा चीजें तो नहीं छोड़ी, पर फिर भी जितना भी छोड़ी उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा। यहाँ पर बात करें तो मॉडरेट ग्रुप के थे यहाँ पर ये। ठीक है, कांग्रेस को ज्वाइन किया गया 1889 में। बात करें तो 1905 में ये बनारस का जो कांग्रेस सेशन था, तो ये याद रखिएगा 1905 में जो बनारस का कांग्रेस सेशन था वो यहां पर इन्हीं के द्वारा चेयर किया गया।
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, ये जरूर याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इन्हीं के द्वारा यहां पर बनाया गया था एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आगे इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, कई बार क्या पूछा भी गया आप लोगों से, अगर आप लोगों ने ध्यान से चीज देखी होंगी तो ये कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये इनके द्वारा इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर द हितावादा, ठीक है, तो द पीपल्स पेपर के नाम से निकाला गया, और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। बाकी गांधी जी के द्वारा एक किताब लिखी गई, इनके नाम पर टाइटल रखा गया उसका जो किताब का था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। उसका नाम था यहाँ पर धर्मात्मा गोखले, तो ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे देखे जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये आप लोगों को याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। ये डे है यहाँ पर ये। फिर शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी यहाँ पर, जो कि 6 शॉर्ट न्यूज होगी आप लोगों की, ठीक है, ये हम लोगों ने डिटेल में समझी। इंटरनेशनल न्यूज देखी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर फाइनेंशियल जो चीजों के बारे में किस तरीके से स्विट्जरलैंड के साथ में मिलकर काम करें। नेशनल न्यूज में वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने जाना। स्टेट न्यूज में जल जीवन मिशन के बारे में चीजें समझी, कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें जानी। इकोनॉमी के अंदर बात करें तो हम लोगों ने नेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके तहत यहाँ पर कुछ चीजें समझी। साइंस के अंदर यूरेनियम के बारे में कुछ चीजें देखी, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो समझा। और यहाँ पर हिस्ट्री में गोखले साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब ये क्विज है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके देखिएगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। और नेक्स्ट जो क्विज था उसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है बेसिकली, वरना फिर आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि सर कितनी बड़ी वीडियो होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।